अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हमारा टारगेट है प्रोजेक्टाइल की चौथी और पांचवी डेरिवेशन जो हमारे कोर्स में मौजूद है उसको कंप्लीट करना। बात करेंगे सर। प्रोजेक्ट बात करेंगे प्रोजेक्टाइल की फोर्थ डेरिवेशन से। हेलो। जी आयशा, आपको आवाज आ रही है बेटे? जी सर, रिपीट कर देंगे, मैंने जी बेटा, आपका मैंने लेक्चर में। लेक्चर रिकॉर्ड पे डाल दिया। आप ना अपना जी। माइक म्यूट कर लें। और जो बात होगी ना, इंशाल्लाह मैं आपसे क्लास के एंड पे करता हूँ, ठीक है? जी। जी। ओके। तो आज की क्लास में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। हमने प्रोजेक्टाइल की फोर्थ डेरिवेशन को स्टार्ट करना है। प्रोजेक्टाइल की जो फोर्थ डेरिवेशन है वो है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। अच्छा, आपसे जब रेंज की बात कहे वो, या वो आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करे, तो ये एक ही बात है। ठीक है। आपसे रेंज का कहा जाए, हॉरिजॉन्टल रेंज का कहा जाए, ये एक ही बात है। आपने सेम डेरिवेशन परफॉर्म करनी है। जब भी कोई प्रोजेक्टाइल जमीन से ऊपर जाता है, यानी वाई एक्सिस पे ट्रेवल करता है, तो हम ये कहते हैं उसने हाइट कवर की है। और जब भी कोई प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस पे मूव करता है, तो हम ये कहते हैं उसने बेसिकली रेंज कवर की है। और आप तो ये बात जानते हो कि प्रोजेक्टाइल एट द सेम टाइम एक्स एक्सिस पे भी जाता है, वाई पे भी जाता है। देखिएगा, बात को समझिएगा। ये एक बॉल है। ये बॉल इस तरीके से ऊपर गई और फिर यहां आके गिरी। तो इसने जितना वाई एक्सिस पे मूवमेंट की, उसको मैं कहूंगा इसकी हाइट। और इसने जितनी एक्स एक्सिस पे मूवमेंट की, उसको मैं कहूंगा इसकी रेंज। ये बिल्कुल क्लियर बात है। इसमें कोई ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं है। प्रोजेक्टाइल जितना ऊपर जाता है जमीन से, वो उसकी हाइट होती है। और जितना दूर जाके गिरता है, वो उसकी रेंज होती है। एज सिंपल इज दैट। आइए अब हम समझते हैं कि रेंज का फॉर्मूला निकालेंगे कैसे किसी प्रोजेक्टाइल का। एक बात तो आपको मैं यह याद दिला दूं कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो ओवरऑल सेम रहेगा, जैसे पहले भी सेम था वो। और डायग्राम के अंदर एक छोटा सा चेंज आएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन सेम है, इससे मेरी क्या मुराद है? आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि भाई कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल जिसको हमने लॉन्च किया है। कितनी वेलोसिटी से लॉन्च किया है? वी नॉट वेलोसिटी से लॉन्च किया है, और उसका एंगल बन रहा है थीटा। ये आपने बेसिकली इंट्रोडक्शन लिखना है, जो ऊपर सारी डेरिवेशन में आप लिखते आए हैं। अब आए देखते हैं कि डायग्राम में कहां पर चेंजेस आएंगी। अब आपने करना यह है कि आपने एक डायग्राम बनाई, और उस डायग्राम में आपने दिखाया भाई ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब आपने इसके बाद एक प्रोजेक्टाइल बनाया, तो ये आ गया प्रोजेक्टाइल जिसको आप लॉन्च कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से? वी नॉट वेलोसिटी से। और आप ये बात जानते हैं कि लॉन्च होने के बाद ये ऊपर जाएगा हवा में और जाकर ऐसे जमीन पे गिरेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल वापस जमीन पे आ गया। इसने जितना फासला कवर किया है यहां से यहां तक, ये कहलाएगी इसकी रेंज, जिसको मैंने यहाँ पे आर से लिखा है। और प्रोजेक्टाइल का जो एंगल बन रहा था, वो आपने यहाँ एंगल बना दिया कि भाई एंगल था इसका थीटा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी के, वी नॉट वेलोसिटी के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? टू सर। टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? वी नॉट एक्स, वी नॉट वाई। एक होता है वी नॉट एक्स और एक होता है वी नॉट वाई। वी नॉट एक्स का काम होता है प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ाना। और वी नॉट वाई का काम होता है प्रोजेक्टाइल को वाई एक्सिस पे ऊपर ले जाना। आप मुझे जरा सोच के बात बताएं, डायग्राम को देखते हुए ये बात बताएं कि प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ाने के लिए अभी इस वक्त वेलोसिटी का कौन सा पार्ट काम कर रहा होगा? वी नॉट एक्स। वी नॉट एक्स काम कर रहा होगा। सिद्दीक, आप मुझे बताएं कि प्रोजेक्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए, एक्स एक्सिस पे ले जाने के लिए, वेलोसिटी का कौन सा पार्ट काम कर रहा होगा बेटा? सर वी नॉट वाई। वी नॉट वाई काम कर रहा होगा। आप देख रहे हो वी नॉट वाई की डायरेक्शन कहाँ है? देखो, वी नॉट वाई की डायरेक्शन ये है, ऊपर की तरफ है। तो ये वेलोसिटी को, या आपके प्रोजेक्टाइल को कहाँ बढ़ाएगा? ऊपर की तरफ बढ़ाएगा। जबकि वी नॉट एक्स की डायरेक्शन देखो, जी वी सर। नॉट एक्स की डायरेक्शन इस तरफ है, एक्स एक्सिस पे। तो यह आपके प्रोजेक्टाइल को कहां लेके जाएगा? हम्म, आगे लेके जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लेके जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? जी सर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो आप कहोगे सर वी नॉट एक्स की है, या वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की है। इज इट क्लियर? ठीक है सर।
जी आयशा उस्मानी, ये बात समझ आती है? जी सर। ठीक है। आपको याद दिलाता हूं कि आपने ज्यादा वक्त नहीं हुआ, एक इक्वेशन पढ़ी थी फिजिक्स में, एस इज इक्वल टू वी टी। ये मोशन की बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे हेयर, हमारे हिसाब से भाई जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना हमारा प्रोजेक्टाइल, उसको तो हम रेंज कह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एस को रिप्लेस करना है आर से। यहां पर जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी भाई, वो मेरे हिसाब से होगी वी नॉट एक्स। जो वेलोसिटी होगी वो मेरे हिसाब से होगी वी नॉट एक्स। मैंने आपसे कहा ना, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है जिसने आगे इसको रेंज कवर करानी है, और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है जिसने हाइट कवर करानी होती है। दोनों बातें कर रहा हूं आपसे। अब मैंने एस को तो रिप्लेस कर लिया, मैंने वी को भी रिप्लेस कर लिया, एक चीज बच गई। क्या बच गया आप बताएं? टी। टी बच गया, टाइम बच गया। आप मुझे जरा डायग्राम देखकर बताएं, यहां पर ये प्रोजेक्टाइल जमीन से चल रहा है और जमीन पर आकर गिर रहा है, तो मैं यहां पर आधी जर्नी का टाइम लूंगा या पूरी जर्नी का टाइम लूंगा? सर पूरी। जी आयशा, आप बताइए। सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप आपसे रिपीट कर सकते हैं प्लीज? क्या चीज? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप आपसे रिपीट हाँ कर हाँ, मैं सकते हैं रिपीट करता प्लीज? हूं। मैंने आपसे कहा कि ये जो आपने इक्वेशन साम देख रही हो ना, एस इज इक्वल टू वी टी, इसके अंदर एस का मतलब है डिस्टेंस। तो एस को तो मैं रेंज से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि रेंज जो है ना वो डिस्टेंस है जो प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है। ठीक है। हमारे हिसाब से जो वेलोसिटी है, हम वो वेलोसिटी लेंगे वी नॉट एक्स, क्योंकि हमारा प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी होगी वी नॉट एक्स। अब हमने टाइम को लिखना है कि भाई टाइम का फॉर्मूला क्या यूज होगा या टाइम की क्या अरेंजमेंट होगी। आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है जिसकी डायग्राम मैंने यहाँ बनाई हुई है, इसके लिए मैं आधी जर्नी का टाइम लूंगा या पूरी जर्नी का टाइम लूंगा? सर पूरी जर्नी का। पूरी जर्नी का टाइम क्यों लूंगा, सिद्दीक आप बताएं। सर 8 तक का। क्या कह रहे हो आप? रिपीट करने पूरी जर्नी का टाइम कब तक? हाँ मैं कह रहा हूं, ये बताओ पूरी जर्नी का टाइम यहाँ पे क्यों लेंगे, टोटल टाइम क्यों लेंगे? क्योंकि सर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ तक एंड हो रहे, तो उस तक का जर्नी का पूरा ही टाइम लेंगे। आपका जवाब ये होना चाहिए था सर, पूरी जर्नी का टाइम इसलिए लेंगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से स्टार्ट हुआ और ग्राउंड पर ही आकर लैंड हुआ है, इसलिए हमने पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है। अगर ये सर ग्राउंड से स्टार्ट होकर हवा में ही कहीं पे किसी जगह पे रुक जाता या किसी और छत पे जाके गिर जाता, तो फिर हम पूरी जर्नी का टाइम नहीं लेते, फिर हम टाइम आधी जर्नी का लेते। ठीक है, यहां पर क्योंकि फुल प्रोजेक्टाइल का केस है तो टाइम भी टोटल लिया जाएगा। तो अब यहां पर मुझे ठीक। टाइम की जगह, यहां पर मुझे टाइम की जगह टोटल टाइम का फॉर्मूला रखना होगा, जो मैंने ऊपर डेरिवेशन नंबर 2 में निकाला था, और वो फॉर्मूला था टी डैश का। तो आप देखें ये तीनों जो एस इज इक्वल टू वी टी में वेरिएबल आ रहे हैं, उनको मैंने इन से रिप्लेस करना है। मैंने आर से रिप्लेस करना है, मैंने वी नॉट एक्स से रिप्लेस करना है, और मैंने टी डैश से रिप्लेस करना है। इन तीनों से रिप्लेस करना है। सर आर। आर से क्यों? आर से इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो रेंज है ना, एक्स जी एक्सिस पे। सही सही। अच्छा अब आए, अगर मैं इसको यहां पर पुट करता हूं तो क्या होगा देखते हैं। एस इज इक्वल टू वी टी को अगर मैं रिप्लेस करता हूं इन वेरिएबल से, तो एस की जगह आर आएगा, वी की जगह वी नॉट एक्स आएगा, और टाइम की जगह टी डैश आएगा। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब आए इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए वी नॉट एक्स के बारे में पहली बात भी पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि वी नॉट एक्स का मतलब है एक्स कॉम्पोनेंट, और एक्स कॉम्पोनेंट के फॉर्मूले में हमने देखा है आमतौर पर आता है कॉस थीटा। तो मैंने यहां लिख दिया वी नॉट कॉस थीटा। अगर ये वी नॉट वाई होता तो मैं यहां लिखता वी नॉट साइन थीटा। एज सिंपल इज दैट। अब आप आगे आ जाओ, आगे दिया हुआ है टी डैश। टी डैश का फॉर्मूला ऊपर हम निकाल चुके हैं डेरिवेशन नंबर 2 में, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से। तो वो आप देखें, टी डैश का फॉर्मूला ये निकाला हुआ आपने, 2v0 sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो आपने 2v0 sin थीटा अपॉन जी वहां से उठा के यहां रखना है। ये आ गया 2v0 sin थीटा अपॉन जी। ये काम आपने कर लिया, बाकी ये फॉर्मूला आपका ये बन गया। आप ये बात अच्छी तरह जानते हो कि दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
अगर दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो मल्टीप्लाई हो सकता है उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि डिनोमिनेटर में खाली जी मौजूद है तो नीचे जी रहेगा। अगर आप ऊपर नोट करो तो एक वी नॉट और दूसरा वी नॉट, टोटल दो वी नॉट है ऊपर। एक वी नॉट ये रहा और एक वी नॉट ये रहा। अगर हम दोनों वी नॉट को मल्टीप्लाई कर दें तो बनता है वी नॉट का स्क्वायर। इसके अलावा आपके पास बचता है 2, आपके पास बचता है साइन थीटा, आपके पास बचता है कॉस थीटा। तो आपने इनको एक साथ लिख लिया। आप में से तकरीबन दो स्टूडेंट्स तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वो अभी फर्स्ट ईयर की मैथ में एक बात पढ़ेंगे कि भाई 2 sin थीटा और कॉस थीटा को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में पैक हो जाते हैं और एक फॉर्मूला बना लेते हैं sin 2 थीटा का। दोबारा बता रहा हूं आपको ये बात कि ये जो आपको 2 sin थीटा कॉस थीटा नजर आ रहा है ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में तो मैथ का एक फॉर्मूला, मैथ की एक आइडेंटिटी ये कहती है कि जब भी ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो sin 2 थीटा बन जाएगा, यानी डबल एंगल बन जाएगा। ये जो अब आपके सामने फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला है रेंज का फॉर्मूला, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। V0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये आ सर गया ये आपके कॉस, ये आ गया आपके पास रेंज का फॉर्मूला। कोई सवाल है? जी सर ये कॉस थीटा कहाँ गया? बेटा ये कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा साइन थीटा और 2, ये तीनों मिलके बना लिया इन्होंने sin 2 थीटा। ये एक मैथ्स की आइडेंटिटी है। आप ये मत समझना कि मैंने ये वाले 2 को उठा के साइन के आगे लिख दिया है, ये मत समझना आप, ये 2 यहां नहीं आया। ये तीनों जब आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की, ज्योमेट्री की आइडेंटिटी ये कहती है कि ये तीनों जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो sin 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है? जी। हाँ, ये मैथ्स का एक स्टैब्लिश फॉर्मूला है, हमने इस फॉर्मूले में बात नहीं करनी, इस फॉर्मूले में बात करेंगे मैथ्स की क्लास में। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आई है? जी सर। जी सर। ठीक है, आई होप कि चीजें समझ आएंगी और आप इसको खुद से करेंगे तो और अच्छी आएंगी। यहां तक बात हो गई। ये हमने रेंज की डेरिवेशन कर दी पेपर के हवाले से। ये मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन और ये रेंज की डेरिवेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आपने प्रोजेक्टाइल की पांचों डेरिवेशंस तो अच्छी तरह करनी है, लेकिन ये तीसरी और चौथी बहुत अच्छी तरह करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्टाइल की आखिरी डेरिवेशन करते हैं। आखिरी डेरिवेशन का नाम है मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज समझाना चाहता हूं सबसे पहले। मिसाल के तौर पे ये मैं हूं और ये मेरे हाथ में एक पानी का पाइप है। जो पानी का पाइप पीछे किसी मोटर से कनेक्ट हुआ हुआ है और मैं इस पानी के पाइप से किसी गार्डन में, गार्डन है, मैं किसी गार्डन में पानी को स्प्रे कर रहा हूं या पानी वहां पर फेंक रहा हूं। तो ये आपके पास ये आ गया पानी। अगर मैं मिसाल के तौर पे अपने हाथ को नीचे रखूं और पाइप का मुंह नीचे की तरफ कर दूं तो आप ये देखेंगे कि सारा पानी यहीं नीचे ही गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, मिसाल के तौर पे मैं अगर हाथ को नीचे करता हूं तो सारा पानी यहीं नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने हाथ का एंगल बढ़ाना शुरू करूं तो पानी ऐसे आगे जाके गिरेगा। अगर मैं हाथ का एंगल और बढ़ाता हूं तो पानी और आगे जाके गिरेगा। अगर हाथ का एंगल मजीद बढ़ाया जाता है तो पानी और ज्यादा आगे जाके गिरेगा। ये सब काम तब तक होगा जब तक 45 डिग्री का एंगल नहीं आ जाता। 45 डिग्री के एंगल पर जब मैं पानी को थ्रो करूंगा तो 45 डिग्री के एंगल पर पानी सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, यानी पानी यहां आके गिरेगा सबसे ज्यादा दूर। लेकिन अगर मैं अब मैं अगर अपने हाथ के एंगल को मजीद बढ़ाऊं, 45 से ज्यादा कर दूं, 50 कर दूं, तो आप ये देखेंगे मेरा पानी ऊपर तो जाएगा लेकिन ज्यादा आगे नहीं जाएगा। एंगल को 50 से अगर मैं 60-70 कर दूं तो पानी ऊपर तो जा रहा होगा लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा रहा होगा। अब पानी आपको इस तरीके से जाता हुआ नजर आएगा। आपको ये नजर आएगा कि पानी जो पहले आगे जा रहा था अब वो ऊंचा तो जा रहा है लेकिन वापस पीछे की तरफ आ रहा है। यानी फिजिक्स का स्टूडेंट ये बोलेगा कि भाई
ज्यादा एंगल बढ़ाने से पानी की रेंज कम हो गई, और शुरू में जब एंगल कम था तब भी पानी की रेंज कम थी। हमें पानी की जो मैक्सिमम रेंज मिली है, जो पानी की मैक्सिमम रेंज मिली है, आप बताओ कौन से एंगल पे मिली है? 45। 45 डिग्री के एंगल पे मिली है। ये तो बात हो गई एक एक्सप्लेनेशन वाली। अब मैं आपको ये बात मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा और डेरिवेशन में समझाऊंगा कि 45 डिग्री के एंगल पे ही ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए हमें डेरिवेशन की तरफ जाना होगा, और आप मेरी मानकर यहां पर भी जो इंट्रोडक्शन होगा उसको सेम ही रखेंगे, और जो डायग्राम होगी उसको भी सेम ही रखेंगे। किससे सेम रखेंगे भाई? ये वाली से सेम रखेंगे, रेंज वाली से। ये दो चीजें हो गई। अब आप लिखेंगे कि भाई एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि रेंज का जो फॉर्मूला है, असल फॉर्मूला रेंज का वो ये है, पी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। असल फॉर्मूला रेंज का ये है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पुट, अगर हम यहाँ करते हैं थीटा को 45 डिग्री के बराबर, तो अगर मैं यहाँ 45 डिग्री रख दूं एंगल में, तो आप ये देखेंगे कि साइन के 2 के आगे 45 डिग्री आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई है आपको? जी सर। जी सर। सर एक बार प्लीज फिर से बता सकते? हाँ भाई, मैं फिर से समझा रहा हूँ, लेकिन जरा अटेंटिव रहो। मैंने रेंज का फॉर्मूला लिखा। रेंज का फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने एंगल की जगह डाला 45। एंगल की जगह 45 क्यों डाला है भाई? ये अभी आपको सारी बात करके बताइए 45 क्यों डाला है। क्योंकि 45 पे मैक्सिमम रेंज मिलती है। अब मैंने यहां पर 45 पुट किया, तो मुझे पता है कि 45 वाला जो ब्रैकेट है वो पीछे 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होकर वो बना लेगा 90। मैं लिखूंगा बी नॉट स्क्वायर साइन 2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बना लेगा 90, और नीचे जी एज इट इज चल रहा है। अब आप जानते हो, मैथ के स्टूडेंट रह चुके हो आप, ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, और वी नॉट स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे जी बन जाएगा। ये मेरे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया। लेकिन इसको मैं रेंज नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा मैक्सिमम रेंज। ये वो फॉर्मूला था जो मुझे ड्राइव करना था, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। इससे हमें एक बात पता चली। हमें बात पता चली कि भाई पहली बात तो ये है कि जब भी प्रोजेक्टाइल को आपने सबसे दूर फेंकना है, मैक्सिमम रेंज पे फेंकना है, तो आपको उसको लॉन्च करना होगा 45 डिग्री के एंगल से। अगर आप 45 डिग्री से एंगल कम कर दो, 30 कर दो, 28 कर दो, 25 कर दो, तो रेंज कम हो जाएगी, ज्यादा आगे नहीं जाएगा वो। और अगर 45 से ज्यादा एंगल बढ़ा दो, 50 कर दो, 60 कर दो, 80 कर दो, तो भी वो ज्यादा आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। यहां तक आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। यस सर। नो सर, समझ में आ गया। यहां तक बात समझ आती है आपको? जी सर। क्या जी सिंपली सर। आप मुझे बताएंगे कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे मिलती है? प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे मिलती है बेटा? 90 डिग्री। 90 पे नहीं मिलती। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज 45 पे मिलती है। सर अगर यहाँ ठीक कोई है। और भी एग्जाम्पल हो तो प्रोजेक्टाइल की एंगल 45 ही मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप? मैं बोली यहाँ अगर कोई और एग्जाम्पल होती पानी के अलावा। नहीं, यहाँ पर पानी के अलावा मिसाइल हो, रॉकेट हो, या कोई बॉल हो, कोई फुटबॉल का शॉट हो, या मिसाल के तौर पे कोई क्रिकेट बॉल का शॉट हो, इन सब के लिए अगर 45 से होगा तो सबसे दूर जाके गिरेगा। ठीक है। सही। सही। यहाँ पे आके हमारा प्रोजेक्टाइल का और पूरा ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात करते हैं इसके नोमेरिकल्स की। इक्का दुक्का नोमेरिकल, जो छोटे नोमेरिकल हैं, कोशिश करते हैं उनको अभी अटेम्प्ट कर लें। तो मैं इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल के नोमेरिकल से ही बात शुरू करता हूँ, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है।
हम बात करेंगे, टोटल 6 न्यूमेरिकल होंगे बुक के पीछे इसके। हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 से। तो आप काइंडली अपने पास न्यूमेरिकल नंबर 6 को ओपन कर लीजिए। अपनी बुक में न्यूमेरिकल नंबर 6 को ओपन कर लीजिए काइंडली। जी, क्या आयशा खान आप रीड कर सकते हो? सर पहले पेज पेज नंबर 56 है। आयशा उस्मानी बुक है आपके पास? सर मैं करूँ रीड? आप रीड करो। A mortar shell is fired at a ground level target 500-meter distance with an initial velocity of 90 ms. What is the launch angle? ठीक है, देखो ये जो शेल का नाम यहाँ पे आया है ना, ये शेल वही शेल है जो शेलिंग वाला शेल होता है। आप ये समझ लो कि मार्टर शेल ना किसी किस्म का कोई गोला है, ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह फायर हो रहा है और जाकर जमीन पे गिरेगा। जस्ट लाइक जो तोप का गोला होता है, उसी तरह का कोई गोला है जो कि एक जगह से फायर हो रहा है, वो हवा में